उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत जो हम लोग ये सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग सिंथेसिस की टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोग 7 जो नियम हमारे उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और सबसे लास्ट वाली वीडियो में हम लोग एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके किस प्रकार से हम लोग सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं उसकी एक्सरसाइज को भी हम लोग देख लिए थे पूरा नियम जानने के बाद। तो इस प्रकार हमारा एडवर्बियल तक का पूरा रूल और उसके ऊपर बेस्ड जितनी भी एक्सरसाइज है वह कंप्लीट हो चुकी है और आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से उस पूरे टॉपिक को समझ पाए और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के वो भी आप लोग अच्छे समझ पाए होंगे। तो आज हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाने की सबसे अंतिम रूल के बारे में या सबसे अंतिम नियम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारा नियम कौन सा होगा, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं क्योंकि हम लोग सारे नियम को एक बार बताए थे आपको और उसके बाद हम लोग बारी बारी सबका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज सब लोग हेडिंग कर लेंगे कंजक्शन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। और एक्चुअली अपने सिलेबस के अनुसार कंजक्शन में केवल एक कंजक्शन है, एंड का प्रयोग करके हम लोगों को यहाँ पे जोड़ना है केवल। तो हम लोग इस टॉपिक को केवल कंजक्शन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना भी लिख सकते हैं या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। हमें यहाँ केवल एंड का प्रयोग करके ही सिंपल सेंटेंस का क्या करना है, निर्माण करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग ये समझ गए कि क्या हम लोगों को इस वीडियो में पढ़ना है। तो कंजक्शन का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं हम लोग इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सब लोग जुड़ जाइए और जितने लोग भी अभी लाइव देख रहे हैं सब लोग वीडियो को शेयर कर लीजिए जिससे सभी बच्चे आ सकें और इस सेशन को अटेम्प्ट कर सकें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सब लोग थम्स अप कर दीजिएगा। सब बातें अभी तक की जितनी बताई गई सब बातें क्लियर। हम लोग नया सा नियम जानने के लिए क्या है, तैयार हैं। तो हम लोग सबसे पहले कंजक्शन एंड का प्रयोग करके जब सिंपल सेंटेंस का निर्माण करने चल रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए कंजक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कंजक्शन के बारे में। अगर कंजक्शन के बारे में कोई हिंदी में पूछे तो आप इसको योजक भी कह सकते हैं और नॉर्मली इसको हम लोग संयोजक भी कह देते हैं। यानी जो कंजक्शन होता है वह कौन सा शब्द होता है, या तो योजक शब्द हम लोग कह देते हैं या तो संयोजक शब्द कह देते हैं, क्योंकि यह वाक्य में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, योजक या संयोजक। अब ये तो इसका हिंदी अर्थ हो गया। जो कंजक्शन होता है उसकी अगर सबसे बेसिक डेफिनीशन आपको जाननी हो तो आप लोग सबसे बेसिक डेफिनीशन इसकी सुनेंगे कंजक्शन की। कंजक्शन की सबसे बेसिक डेफिनीशन हम लोग जो अभी तक सुने भी हैं वो ये होती है कि हम लोग कह देते हैं एक कंजक्शन इज ए वर्ड, एक कंजक्शन इज ए वर्ड, एक कंजक्शन इज ए वर्ड विच, एक कंजक्शन इज ए वर्ड which join two or more words, two or more words, phrases, clauses or sentences तो ये हो गई कंजक्शन की सबसे बेसिक डेफिनेशन, जिसका अगर हम लोग हिंदी अर्थ निकालें तो कह रहा अ कंजक्शन मतलब एक जो संयोजक शब्द होता है, इज ए वर्ड मतलब एक ऐसा शब्द है, कह रहा विच ज्वाइंस जो जोड़ता है, टू मतलब होता है दो, आर मोर मतलब अधिक, वर्ड्स मतलब शब्दों को, फ्रेजेस मतलब क्या होता है, वाक्यांशों को, क्लासेस मतलब होता है उपवाक्यों को और सेंटेंसेज मतलब होता है वाक्यों को। तो इस प्रकार जो हमारा संयोजक शब्द होता है अर्थात कंजक्शन होता है वह एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी दिए गए सेंटेंसेज में या तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ देता है, या तो वाक्यांशों को जोड़ देता है, या तो उपवाक्यों को जोड़ देता है, और कभी कभी यह दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को भी आपस में क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो अगर आप लोगों को हिंदी में लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं संयोजक शब्द एक ऐसा शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक वाक्यांशों को, उपवाक्यों को और वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है। अब यहाँ पे यह कह रहा है, सब लोग ध्यान से हमारी बात समझेंगे, यह कह रहा है कि दो शब्दों को भी जोड़ सकता है। ये कह रहा है दो या दो से अधिक
फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है। ये कह रहा है 2 या 2 से अधिक क्लॉजेस को भी जोड़ सकता है, और ये कह रहा है सेंटेंसेज को भी जोड़ सकता है। यानी जो कंजक्शन होता है वह इनमें से किसी को भी जोड़ने का काम करता है, और क्योंकि यह जोड़ने का काम करता है तो हम लोग इसको नॉर्मली कनेक्टर्स के रूप में भी जानते हैं, कनेक्टर्स के रूप में भी जानते हैं। और कनेक्टर्स का मतलब भी होता है योजक या संयोजक। तो कंजक्शन को हम लोग कनेक्टर्स के रूप में भी कहते हैं, या कनेक्टर्स के रूप में भी इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार से शब्द को जोड़ने का मतलब है यह किन्हीं नाउन्स को जोड़ सकता है, या किन्हीं प्रोनाउंस को जोड़ सकता है, या एडजेक्टिव को जोड़ सकता है। तो अगर शब्द के रूप में देखा जाए तो नॉर्मली या नाउन को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, प्रोनाउन को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। फ्रेजेस को भी जोड़ता है। फ्रेज का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ सकता है। जिसके पास उसका सब्जेक्ट और उसकी मेन वर्ब नहीं होती है वह ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी आपस में जोड़ सकता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव को यानी वर्ड्स को जोड़ सकता है। क्लास क्या होता है, क्लाजेस को भी ये जोड़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो क्लाजेस हम 2 प्रकार से जानते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाज को, इंडिपेंडेंट क्लाज को, इंडिपेंडेंट क्लाज को इंडिपेंडेंट क्लास से जोड़ सकता है, अथवा डिपेंडेंट क्लाज को और इंडिपेंडेंट क्लाज को आपस में जोड़ सकता है। यानी जो कंजक्शन होता है वह 2 प्रकार से क्लाजेस को जोड़ सकता है। एक बार इंडिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लास से जोड़ सकता है, अथवा इंडिपेंडेंट क्लाज को और डिपेंडेंट क्लाज को जोड़ सकता है। तो इस प्रकार से यह क्लाजेस को भी जोड़ सकता है। सेंटेंसेज में एक सेंटेंस दिया रहेगा, 2 सेंटेंस दिया रहेगा, दोनों के बीच में कंजक्शन का हम लोग प्रयोग कर देंगे तो इस प्रकार से यह 2 सेंटेंसेज को भी जोड़ सकता है। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर 2 के ऊपर होती है, 2 से ज़्यादा भी हो जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है। एक्चुअली यहाँ सब लोग सोच रहे होंगे इंडिपेंडेंट क्लाज और इंडिपेंडेंट क्लाज डिपेंडेंट क्लाज क्या है। तो हम लोग जब सिंथेसिस में सिंपल के बाद कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो लल्ला आपको हर बात अच्छे से क्लियर होगी कि इंडिपेंडेंट क्या होता है और डिपेंडेंट क्या होता है और किस प्रकार से उनको क्लास के द्वारा जोड़ा जाता है। यहाँ हमें केवल ये सीखना है कि यहाँ पे नॉर्मली केवल सिंपल सेंटेंस बनाना है और हमें केवल कंजक्शन एंड लगाना है। तो हमें केवल भी यहाँ ये सीखना है कि किस प्रकार यहाँ पे हम लोगों को इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे पढ़ना वो वर्ड्स को जोड़ना है और फ्रेजेस को जोड़ना है, वर्ड्स को जोड़ना है और फ्रेजेस को जोड़ देना है, वर्ड्स को और फ्रेजेस को जोड़ देना है और सेंटेंसेज को जोड़ देना है, सेंटेंसेज को जोड़ देना है, सेंटेंसेज को जोड़ देना है। क्लाजेस का हम लोग अध्ययन तब करेंगे, क्लाजेस का अध्ययन जब हम लोग कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे। कौन कौन सा? कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे तो आप तब जाके हम लोग इन क्लाजेस को जोड़ेंगे। अभी हम लोग इस कंडीशन में क्लाजेस को नहीं जोड़ेंगे, इसीलिए अभी हम क्लाजेस की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम आपको क्या बताएं, अगर वर्ड्स को जोड़ने की बात करेगा तो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जनरली मिलता है, उनको जोड़ने का काम करेगा। फ्रेजेज में क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे 2 अलग अलग, उनको आपस में कंबाइन कर देगा। और सेंटेंसेज जान ही रहे हैं सब लोग, सेंटेंस दिए रहेंगे उनको आपस में जोड़ देगा। तो इस प्रकार यहाँ पे जो हमें कंजक्शन पढ़ने हैं वह, और उसमें भी नॉर्मली जो हमें पढ़ने वो वर्ड बेस्ड और फ्रेज बेस्ड पे पढ़ने ही हैं। तो इस प्रकार से इतनी कंडीशन में कंजक्शन क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। अभी हम जनरली आपको सबके ऊपर एक एक एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार से यह जो कंजक्शन कह लो चाहे कनेक्टर्स कह लो, किस प्रकार से इन चीज़ों को जोड़ने के काम आते हैं। हम सबका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप बातों को समझ पाओ। सब लोग ध्यान से हमारी बातों को सुनते रहें और नोट से निकाल लें, जहां आवश्यक बातें रहें सब एक तरफ से लिखते जाएं। नोट में सब लोग लिख लेंगे कि कंजक्शन को कनेक्टर्स की श्रेणी में भी रखा जाता है, यानी इनको कनेक्टर्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वर्ड्स का कि ये 2 वर्ड्स को किस प्रकार जोड़ता है। जैसे हम कह दें पहला एग्जाम्पल वर्ड्स का जो है, राम एंड श्याम वेंट टू मुंबई, राम एंड श्याम वेंट टू मुंबई, राम एंड श्याम वेंट टू मुंबई। इसका मतलब लल्ला हो गया राम और श्याम मुंबई गए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं राम और श्याम, यहाँ पे 2 शब्द हैं। राम एक नाउन है
और श्याम एक नाउन है और ये एक एक वर्ड के रूप में लिखे गए हैं और इनको जोड़ने का काम यानी कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। तो यह कनेक्टर जो एंड है ये अपने आप में क्या कहा जाएगा, कंजक्शन कहा जाएगा, क्योंकि चाहे कंजक्शन हम लोग नॉर्मली कह लें और उसी का सिनोनिम हम लोग कनेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, बट कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में उसको कंजक्शन, तो हम लोग कंजक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे राम को और श्याम को, दो शब्दों को, दो नाउन शब्दों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। तो इस प्रकार हम समझ पाए कि जो हमारा कंजक्शन है वह किसी वाक्य में दो शब्दों को क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। पहली बात क्लियर हो गई। अच्छा, फ्रेज को भी जोड़ सकता है, फ्रेज को भी जोड़ सकता है। जैसे सब लोग देखें, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू एट ऑफिस, आई विल मीट यू एट ऑफिस आर एट माई होम, आर माई होम। तो यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे, कह रहा है कि आई विल मीट यू एट ऑफिस आर माई होम। कह रहा आई मतलब मैं, विल मीट मतलब मिलूंगा, यू आपसे, एट ऑफिस मतलब या तो कार्यालय पर, कह रहा आर माई होम या अपने घर पर। तो कह रहा है कि मैं आपसे या तो मैं अपने ऑफिस पर मिलूंगा या मेरे घर पर यानी अपने घर पर मिलूंगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आई सब्जेक्ट है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मीट क्या है, हमारा फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ पे यू किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। इधर जो लिखा गया है एट ऑफिस आर माई होम, अगर आप इन दोनों शब्दों को देखें तो एट ऑफिस अपने आप में क्या है, फ्रेज है, और माई होम अपने आप में क्या है, फ्रेज है, क्योंकि ये दो शब्दों को मिला के लिखा गया है। अब यहाँ पे एट ऑफिस को और माई होम को जो शब्द कनेक्ट कर रहा है वह शब्द कौन सा है, आर है। तो यहाँ पे और किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, और ये यहाँ पे इस वाक्य में किन दोनों शब्दों को जोड़ रहा है, एट ऑफिस को और माई होम को। तो इस प्रकार हम लोग समझ पाए कि जो आपका कंजक्शन शब्द है वह वर्ड्स को भी जोड़ सकता है और किसी वाक्य में फ्रेज को भी जोड़ सकता है। तो हम लोग इन दोनों के द्वारा क्लियर हो गए कि यह दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है और दो फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है। आगे क्लॉजेस को भी जोड़ सकता है। जैसे हम कह दें एज ही इज नॉट वेल, एज ही इज नॉट वेल, ही एज ही नॉट वेल ही विल नॉट कम टू स्कूल, ही विल नॉट कम टू स्कूल। अब सब लोग ध्यान से देखें, कॉमा के पहले एक क्लॉज लिखी गई है, कॉमा के बाद दूसरी क्लॉज लिखी गई है। ध्यान से हमारी बात समझें, कॉमा के पहले एक क्लॉज लिखी गई है, कॉमा के बाद दूसरी क्लॉज लिखी गई है, और पहले वाले क्लॉज की शुरुआत में एक कंजक्शन का प्रयोग हमें दिखाई दे रहा है, और यह कंजक्शन क्या है, एज। दो क्लॉजेज लिखा गया है, उनको कॉमा के द्वारा अलग अलग किया गया, और पहले वाले क्लॉज में एक कंजक्शन का यूज किया गया है, जो कंजक्शन यहाँ पे क्या है, एज है। इसका अर्थ क्या होगा, एज ही इज नॉट वेल, करेक्ट, क्योंकि वह अच्छा नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि वह शारीरिक रूप से या उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, भाव के आधार पे। नॉर्मली शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो क्योंकि वह अच्छा नहीं है, कह रहा ही विल नॉट कम टू स्कूल, तो कह रहा है कि वह विद्यालय नहीं आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों क्लॉजेस को, अच्छा क्लॉज की पहचान अभी सिर्फ इतनी बात जान लो, जो क्लॉज होती है उसमें उसका सब्जेक्ट होता है, उसमें उसका सब्जेक्ट होता है और उसमें उसकी वर्ब भी होती है। तो यहाँ पे पहले वाले में भी सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब है, और यहाँ दूसरे वाले में भी सब्जेक्ट है और उसकी क्या है, वर्ब है, वर्ब है। यहाँ वर्ब कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगर दोनों मिल जाती है, मेन वर्ब मिल जाती है तो सबसे बेटर है, बहुत अच्छा है। जैसे इस वाले में ही के साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताए थे जो बी फॉर्म के अंतर्गत आने वाली वर्ब होती है वह कभी कभी वाक्य में अगर अलग से कोई मेन वर्ब नहीं दिया रहता है तो वह मेन अर्थ प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाती है। तो अगर किसी भी दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट भी हो और उससे संबंधित वर्ब भी हो, सब्जेक्ट भी और उससे संबंधित वर्ब भी हो, यानी जिन शब्दों के समूह का अपना खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होती है वह क्लॉज की कैटेगरी में आता है। और जिस ग्रुप ऑफ वर्ड में न सब्जेक्ट पाया जाता है न उसका वर्ब पाया जाता है तो वह अपने आप में क्या होता है, फ्रेज होता है। लल्ला जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखो, ऊपर वाले सेंटेंस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे एट ऑफिस लिखा गया है, एट ऑफिस लिखा गया है, एट ऑफिस लिखा गया है।
एट ऑफिस में न तो कोई इसका खुद का कोई सब्जेक्ट है न कोई वर्ब है। उसी तरह माई होम लिखा गया है, इस माई होम में न इसका खुद का अपना कोई सब्जेक्ट है न अपनी कोई वर्ब है। तो केवल शब्दों का समूह जब सब्जेक्ट और वर्ब से रहित होता है फिर भी अपना कुछ अर्थ प्रदान करता है लेकिन पूरा नहीं, तो वह फ्रेज कहलाता है। लेकिन यहाँ पे अपना सब्जेक्ट भी हो अपनी वर्ब भी हो, अपना सब्जेक्ट भी हो अपनी वर्ब भी हो, अगर इस प्रकार से शब्दों का समूह प्राप्त होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। आई थिंक सबको क्लियर हुआ। फ्रेज होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, क्लास होने के लिए भी ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, लेकिन फ्रेज होने के लिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई नहीं देगा। क्लास होने के लिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिखना ही दिखना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे यह दो क्लासेस को जोड़ा गया है। और किसके द्वारा जोड़ा गया है? पहले वाले क्लास में हम लोग देख रहे हैं किसका प्रयोग किया गया है? एज का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम लोग तीन बातें समझ पाए कि दो वर्ड्स को कैसे जोड़ सकता है, दो फ्रेज को कैसे जोड़ सकता है और दो क्लास को कैसे जोड़ सकता है। हमारी तीनों बातें क्लियर हो गई। अब दो सेंटेंस को कैसे जोड़ेगा देखिए। जैसे राम इज अ टीचर, राम इज अ टीचर एंड श्याम इज अ क्रिकेटर, एंड श्याम इज अ क्रिकेटर। चलो ध्यान से लल्ला बातों को समझेंगे। पहले वाक्य में कह रहा है राम इज अ टीचर, कह रहा है राम एक क्या है? अध्यापक है। राम एक अध्यापक है, ये अपना पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसीलिए अपने आप में पहला सेंटेंस है। राम इज अ टीचर, राम एक क्या है? अध्यापक है। और फिर दूसरा वाला कह रहा है श्याम इज अ क्रिकेटर, कह रहा है श्याम एक क्रिकेटर है, यह भी अपना पूरा कंप्लीट सेंस रख रहा है, तो यह दूसरा सेंटेंस है। इस पहले सेंटेंस को और इस दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर के रूप में यहाँ किसका प्रयोग किया गया है? एंड का। और यही एंड इस वाक्य में किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का, क्योंकि जोड़ रहा है। तो राम इज ए टीचर एंड श्याम इज ए क्रिकेटर में राम एक अध्यापक है और श्याम एक क्रिकेटर है। तो इस प्रकार इस दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है, इसीलिए एंड यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है। तो इस प्रकार अभी तक हम लोग सारी बातें समझ पाए। जो बेसिक डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई कि हमारा जो कंजक्शन है वो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, फ्रेज को भी जोड़ सकता है, क्लास को भी जोड़ सकता है और सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। अब यहाँ तक आपको बेसिक डेफिनेशन अगर कोई भी आपसे पूछेगा तो आप अच्छे से बता सकते हैं और समझा भी सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिक डेफिनेशन और उन सब पे एग्जाम्पल्स देखने के बाद हम लोगों को ये बात क्लियर हो गई कि कंजक्शन वस्तुतः किसे कहते हैं और इसको कैसे हम लोग सेंटेंसेज में देख सकते हैं अलग अलग स्थितियों में। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको कंजक्शन को और विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। सर हमारी बातों को ध्यान से सुनते रहें। हम लोग कंजक्शंस की जो डेफिनेशन है, जो कंजक्शन की डेफिनेशन है और अच्छे सोर्सेस में कैसे कैसे बताई गई है और अच्छे जगहों पे किस प्रकार डिफाइन की गई है, किस प्रकार प्रोड्यूस की गई है, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो आपको बताना चाहते हैं, जो अच्छे लेवल की है, हायर लेवल पे जो डेफिनेशन इसको दी गई है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार हमारे कंजक्शन की क्या डेफिनेशन बताई गई है, अब हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सर अपने कॉपी में लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार जो इसकी डेफिनेशन दी गई है, इसमें बताया गया है कंजक्शन इज ए वर्ड, conjunction is a word which combine, conjunction is a word which combines words, phrases, clauses, which combines words, phrases, clauses are sentences by the use of words such as and but and
but, although, and, but, although, and, but, although, while, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बताया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार कि कंजक्शन मतलब जो संयोजक शब्द है, इज ए वर्ड एक ऐसा शब्द है विच जो कंबाइंस जोड़ता है वर्ड्स शब्दों को, फ्रेजेस वाक्यांशों को, क्लासेज उपवाक्यों को और सेंटेंसेज वाक्यों को, बाय द यूज ऑफ वर्ड्स करा कुछ शब्दों का प्रयोग करके, सच एज मतलब जैसे, एंड का प्रयोग करके, बट का प्रयोग करके, आल्दो का प्रयोग करके, व्हाइल का प्रयोग करके, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग करके, उदाहरण के रूप में आपको कुछ बता दिया है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके जो किन्हीं वाक्य में दो शब्दों को या वाक्यांशों को या उपवाक्यों को या वाक्यों को जोड़ते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजक शब्द यानी कंजक्शन के रूप में या कनेक्टर्स के रूप में जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डेफिनेशन अच्छे समझ में आई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन अच्छे लेवल की जानने के बाद हम लोग एक और डेफिनेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। सब लोग ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग कंजक्शन की दूसरी डेफिनेशन लेते हैं और दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी में क्या डेफिनेशन दी गई है कंजक्शन की, हम लोग इसको जानते हैं। सब लोग ध्यान से देखें। उसमें बताया गया है कंजक्शन इज ए वर्ड, कंजक्शन इज ए वर्ड, कंजक्शन इज ए वर्ड which used to combine words, phrases, clauses or sentences by some words such as and, but, such as and, but, so, etc. and, but, so, etc. तो यहाँ पे बताया गया है कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग शब्दों को, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को और वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिनमें कुछ शब्द बताया है एंड, बट और सो। तो ये किसके अनुसार प्रदान किया गया है, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी के द्वारा प्रदान किया गया है। और इसके पहले हम लोग देख लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार क्या बताया गया है, और उसके पहले जो बेसिक और फंडामेंटल डेफिनेशन थी हम लोग उसके बारे में चर्चा कर ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब ध्यान से हमारी बातों को सुनते जाएं। हम लोग दो प्रकार से इसको हम लोग क्या कर लिए, परिभाषित कर लिए कि हम लोग क्या क्या कंजक्शन की डेफिनेशन दे सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तीसरी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू, एक बहुत ही शानदार सी डिक्शनरी और है जिसको हम लोग कहते हैं मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी। हम लोग इसके अनुसार जानने का प्रयास करते हैं कि कंजक्शन को किस प्रकार डिफाइन किया गया है। सब लोग ध्यान से सुने। और ये जो डेफिनेशन है, जितनी डेफिनेशन हम लोग जानते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। ये स्ट्रेंज फॉर्म में इसको क्या किया है, डिफाइन किया है, यानी थोड़ा अलग से रूप में इसको क्या किया है, डिफाइन किया। सब लोग ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे। किसके अनुसार हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार कंजक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी जो लोग वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, अगर हमारे चैनल पे कोई पहली बार विजिट किया है तो वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए जो भी निर्धारित पाठ्यक्रम है उसका एक समुचित कंटेंट आपको टॉपिक वाइज दिया जा रहा है, और सीरियल से आपको सारी बातें अच्छे से प्रोड्यूस की जा रही हैं। उनकी सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी हमारा बच्चा पहली बार चैनल पे आया है वह चैनल को जाके विजिट करे, और उसको इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में जब जाएगा तो वह एक तरफ से सिंथेसिस की सारी वीडियो, पहले उसके ऊपर निर्धारित किए गए नियम के बारे में बताया गया है, फिर उसके ऊपर निर्धारित जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस और पूरी एक्सरसाइज दोनों के ऊपर चर्चा की गई है। तो आप जाके उसको आसानी से देख सकते हैं। और
क्लास 12 में जो भी बच्चे अभी इस सत्र में प्रवेश किए हैं, आप उन तक वह प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि वह अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और पूरे कंटेंट के साथ, कंटेंट आपको अच्छे लेवल का जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है उस प्रकार के कंटेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप बता सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सब लोग ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे। तो हम लोग इसको इस प्रकार निर्धारित करेंगे। इसमें बताया गया है कंजक्शन इज A conjunction is an uninflected linguistics. Conjunction is an uninflected linguistics form that joins. सब लोग ध्यान से सुनेंगे। मेरियम-वेबस्टर डिक्शनरी में बताया गया है कंजक्शन इज एन अनइन्फ्लेक्टेड लिंग्विस्टिक्स फॉर्म दैट जॉइंस वर्ड्स, phrases, clauses and sentences except relative pronoun वर्ड्स। तो यहाँ पे बताया गया है जो कंजक्शन है इज एन इन्फ्लेक्टेड लिंग्विस्टिक्स, कह रहा है कि वह इस प्रकार के यहाँ अनइन्फ्लेक्टेड जो लिंग्विस्टिक्स है, इसका मतलब क्या है, लिंग्विस्टिक्स के द्वारा यानी भाषाविदों के द्वारा निर्धारित किया गया एक ऐसा ज्ञात फॉर्म है, करा दैट जॉइंस, करा जो क्या करता है, जोड़ता है शब्दों को, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को और वाक्यों को, करा एक्सेप्ट रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड्स, यानी उसमें रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स नहीं आने चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत जितने भी वर्ड्स आते हैं उनको छोड़ के और जो वर्ड्स हैं उनका प्रयोग करके अगर इन वाक्यों को या शब्दों के या वाक्यांशों के या उपवाक्यों को जोड़ा गया हो तो उनको हम लोग किसकी श्रेणी में रखते हैं, कंजक्शन की श्रेणी में रखते हैं। तो ये हो गई अकॉर्डिंग टू मेरियम-वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार डेफिनीशन। आप लोग सारी डेफिनीशन को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे कभी भी कोई समस्या ना हो। अगर आपको कहीं ऑथेंटिक लेवल पे कोई डेफिनीशन बतानी है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको कंजक्शन की अच्छे लेवल की भी डेफिनेशन जो अच्छे जगहों पर प्रोड्यूस की गई है उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी हुई होगी। बेसिक बातें हम लोग जान ही गए हैं कंजक्शन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंजक्शन के बारे में पूरी बातें बताने के बाद हम लोग ये तो जान पाए, अभी तक हम लोग ये तो जान पाए कि जो कंजक्शन होता है वह क्या होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, यानी किसका काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। किसको किसको जोड़ने का काम करते हैं, शब्दों को, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को और वाक्यों को। बेसिकली ये बात की हम लोग चर्चा कर लिए। अब जब इतनी बातें हम लोग जान गए तो हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल सा बात जान ले रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंजक्शन के ऊपर। अगर टाइप्स ऑफ कंजक्शन थोड़ा सा हम लोग समझें, बहुत बारीक सी बात इसके बारे में बता रहे हैं, फिर हम लोग सिंथेसिस की प्रक्रिया पे जा रहे हैं। जो टाइप्स ऑफ कंजक्शंस होते हैं वह मेनली कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। मेनली कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप। पहला कौन सा होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा कौन सा होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और तीसरा कौन सा होता है, कोरिलेटिंग कंजक्शन। कौन सा होता है, कोरिलेटिंग कंजक्शन।
कोरिलेटिंग कंजक्शन, इसी को हम लोग कभी कभी कोरिलेटिव भी कह लेते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन। आपको दोनों में से कोई नाम दिखाई दे सकता है, कोरिलेटिंग या कोरिलेटिव। अब सब लोग ध्यान से समझेंगे, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा आपसे कर दे रहे हैं, अभी इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे जब कंजक्शन टॉपिक पढ़ेंगे। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वह क्या करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ता है। तो कोई पूछे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप कह देना द कंजक्शंस विच ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी जिसका प्रयोग करके हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं उसको हम लोग कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जोड़ सकते हैं, या इसको जोड़ने का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करता है। दूसरा, अगर किसी वाक्य में इंडिपेंडेंट क्लॉज को और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा गया हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज को और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा गया हो, तो इसको जोड़ने का काम कौन करता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करता है। और अगर ये तो हो गया कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग, इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज इक्वल टू कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और सब लोग लिखें इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज इक्वल टू सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सब लोग लिखें कमेंट बॉक्स में, सब लोग लिखें, हम अभी देखेंगे सबका क्लास खत्म होने के बाद। इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बराबर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और कोरिलेटिंग या कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है, टू सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। अगर हम किसी ऐसे सेंटेंस को लिखें जिसमें कोई कंजक्शन टू सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, यानी दो लगभग समान प्रकार के जो शब्द होते हैं, एक ही प्रकृति वाले जो शब्द होते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए जब हम लोग किसी कंजक्शन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग उसको क्या कह देते हैं, कोरिलेटिव। कोरिलेटिव नाम से यह स्पष्ट है, जो समान प्रकृति के या समान अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, टू सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, यानी दो ऐसे शब्दों को जोड़ने का काम करें जिनकी प्रकृति और जिनका जो शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच हैं वह एक टाइप के होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, इस प्रकार के कंजक्शन का, कोरिलेटिंग या कोरिलेटिव कंजक्शन का। तो इस प्रकार से हमारे पास अगर टाइप्स ऑफ कंजक्शन में तीन टाइप के कंजक्शन को हम लोग कैटेगराइज करें तो तीनों प्रकार के कंजक्शंस के बारे में हम लोग जान पाए, कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। और कोरिलेटिंग क्या होता है, जो सिमिलर नेचर वाले होते हैं या सिमिलर मीनिंग वाले होते हैं उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। या हम लोग कभी कभी ऐसा कर देते हैं, सिमिलर इम्पॉर्टेंस वाले जो होते हैं, सिमिलर इम्पॉर्टेंस वर्ड्स। तो सिमिलर इम्पॉर्टेंस वाले जो होते हैं यानी दोनों का एक समान अधिकार होता है, दोनों को एक समान प्रकार से आप लोग उस वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, यानी किसी का अहमियत ज़्यादा या कम नहीं होता है। जब दोनों समान इंपॉर्टेंस के वर्ड्स को हम लोग जोड़ते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, कोरिलेटिव। कोरिलेटिव मतलब जिसका अधिकार क्या हो, एक समान हो वाक्य में, तो ऐसे शब्दों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कौन से आ जाएंगे, कोरिलेटिव। तो हम लोग तीनों के बारे में अच्छे से जान पाए, हमारा टाइप्स ऑफ कंजक्शन इस प्रकार क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग इस बात पे आते हैं कि हम लोग इस नियम का प्रयोग कब करेंगे और किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कंजक्शन का प्रयोग हम लोग अपने सिलेबस के अनुसार कब करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं किस प्रकार करते हैं। सब लोग ध्यान से इन दोनों बातों को समझेंगे और अपने नोट्स पे अच्छे से लिख लेंगे। तो नियम ये कहता है कि यदि हमारे पास दो या दो से अधिक सेंटेंस इस प्रकार दिए गए हैं, हम पहले दो के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, फिर दो से अधिक की कहानी आपको बता देंगे। अगर हमारे पास कोई दो सेंटेंस यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए हों, यदि हमारे पास कोई दो सेंटेंस यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए हों कि किसी एक सेंटेंस में जो वर्ब के लिए कार्य बताया गया है, जो किसी एक वर्ब के द्वारा कार्य किया जा रहा है या किसी एक क्रिया के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसी से रिलेट करता हुआ कार्य जो
एक कर्ता द्वारा कोई क्रिया की जा रही है, अगर उसी से रिलेटेड काम किसी दूसरे कर्ता द्वारा भी किया जाए। सबसे सिमिलर बेसिक बात आपको बता रहे हैं कि अगर दो सेंटेंस यस1 यस2 इस प्रकार दिए गए हैं कि पहले वाले वाक्य में कोई कर्ता जिस कार्य को कर रहा है, सेम उसी प्रकार की क्रिया को दूसरे वाले सेंटेंस में कोई दूसरा कर्ता कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों शब्दों को यानी दोनों सब्जेक्ट्स को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और उनको मिला के एक ही सेंटेंस में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। और उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कंजक्शन एंड का। क्या हम आपको बताए, जब शब्द को हम लोग जोड़ने जाएंगे तो या तो नाउन शब्द जोड़ा सकते हैं, या तो प्रोनाउन जोड़ सकते हैं, या तो नॉर्मली एडजेक्टिव भी जोड़ सकते हैं। और आपको ये बता दे रहे हैं, जब एडजेक्टिव शब्द आएंगे तो वह संभवतः जब भी आते हैं तो वह फ्रेज के रूप में आते हैं। जो नाउन होता है वे इंडिविजुअल रूप में आते हैं, प्रोनाउन भी इंडिविजुअल रूप में आता है, लेकिन जब एडजेक्टिव आता है तो वह संभवतः अधिकतर कंडीशन में किस रूप में आता है, किसी न किसी फ्रेज की कंडीशन है या कैटेगरी में वह बनता है। तो इस प्रकार पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है वही उसी के सिमिलर दूसरे वाले में भी अगर कोई कार्य कर रहा है सब्जेक्ट, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए चाहे उसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, उनको जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, कंजक्शन एंड का प्रयोग कर देते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से जान पाए कि कब करेंगे, जब दोनों सेंटेंस जो दिए गए हैं यस1 और यस2, उन दोनों के जो सब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों के जो कर्ता हैं वह एक ही टाइप के कार्य को कर रहे हो या सिमिलर कार्य को कर रहे हो। तो जब सिमिलर नेचर के कार्य को करेंगे, एक ही प्रकार के कार्य को करेंगे, तब हम लोग ये नियम अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना होगा। पहला सेंटेंस दिया होगा, दूसरा सेंटेंस दिया होगा, जो वर्ड्स हैं उन दोनों वर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, पहला वर्ड लिख देंगे, दूसरा वर्ड लिख देंगे और दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे। पहला वर्ड लिख देंगे, दूसरा वर्ड लिख देंगे और दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे। अगर सब्जेक्टिव केस में लिखे गए हैं तो शुरू में लिख दिया जाएगा। नॉर्मली सब्जेक्टिव केस में ही मिलते हैं अपने सिलेबस के अनुसार, तो दोनों वर्ड को हम लोग एंड से जोड़ करके क्या करते हैं, अपना पूरा और शेष वाक्य जो आवश्यक रहता है उसको लिख देते हैं। इस प्रकार हमारा वाक्य क्या हो जाता है, सिंथेसाइज हो जाता है। अब अगर नाउन के रूप में दिए गए हैं वर्ड तो सब्जेक्टिव केस में प्रयोग कर दिए जाएंगे, प्रोनाउन के रूप में दिए गए हैं तब सब्जेक्टिव केस में प्रयोग कर दिए जाएंगे। तो अगर उनकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन रहेगी, इस नियम का प्रयोग करके बनाना है तो दोनों सब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे, तो शुरुआत में दोनों शब्द आ जाएंगे, बीच में एंड आ जाएगा। प्रोनाउन में भी शुरुआत में आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। लेकिन अगर उनकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गई, और हम आपको बताया एडजेक्टिव जब प्राप्त होगा तो वह संभवतः या अधिकतर कंडीशन में फ्रेज के रूप में प्राप्त होगा, तो एडजेक्टिव से तो वाक्य की शुरुआत नहीं हो सकती। इसका मतलब एडजेक्टिव जब भी पाया जाएगा तो वह कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के और वर्ब के बाद में पाया जाएगा। तो हम लोग यह देखेंगे कि उन दोनों एडजेक्टिव शब्द जो फ्रेज के रूप में लिखे गए हैं, उन दोनों एडजेक्टिव शब्द के बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे। तो अगर एडजेक्टिव आ जाएगा तो हम लोग एडजेक्टिव जहां हमें दिखेगा पूरा फ्रेज वाला पार्ट दोनों का अलग अलग, उनके बीच में क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारे एक नए सिंपल सेंटेंस का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। चलो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर नाउन आ जाएगा तो नाउन 1 प्लस एंड प्लस नाउन 2 प्लस डॉट अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये पहला तरीका हो गया। अगर प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन फर्स्ट प्लस एंड प्लस प्रोनाउन सेकेंड प्लस डॉट अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आ जाएगा। यह दूसरा तरीका हो गया। पहले में नाउन को जोड़ा जाएगा, दूसरे में प्रोनाउन को जोड़ा जाएगा, और तीसरी वाली कंडीशन क्या होगी, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, और फिर डॉट अगर कोई अदर वर्ड भी रहेंगे तो उसको लिख दिया जाएगा। और फिर जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है एडजेक्टिव वाले, एडजेक्टिव पहले पार्ट को और प्लस एंड और प्लस एडजेक्टिव दूसरे पार्ट को जो फ्रेज के रूप में रहेगा उसको लिख देंगे, प्लस फुल स्टॉप। तो इस प्रकार हमारा तीसरा तरीका हो जाएगा। तो नाउन वाला, प्रोनाउन वाला और एडजेक्टिव वाला, आपको तीनों तरीका बता दिए। चलो कमेंट बॉक्स में उसको लिखेंगे कि किस वाले के क्या स्ट्रक्चर है। चलो अच्छे से उसको लिख के हमें दिखाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग जान पाए कि किस प्रकार से हम लोग इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं और उसके द्वारा हम लोग किसका निर्माण कर सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस का। उम्मीद करते हैं सबको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं
जिससे हमारी बातें अच्छे प्रकार से क्या हो पाए, क्लियर हो पाए, और हमारा यह नियम पूरी तरह से क्या हो, अप्लाई हो पाए। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में पहला देखा जाए, अगर पहला एग्जाम्पल अगर लिया जाए, पहला एग्जाम्पल है हरी बॉट अ पेन, हरी बॉट अ पेन। और दूसरा है राम आल्सो बॉट ए पेन। पहले में कह रहा है हरी बॉट ए पेन और दूसरे में कह रहा है राम आल्सो बॉट ए पेन। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ हमारा पहला सेंटेंस दिया गया है यस1 और ये हमारा दूसरा सेंटेंस दिया गया है यस2। हम लोग देख रहे हैं पहले वाले वाक्य में नाउन है हरी जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन जो होता है वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर सकता है। दूसरे में और आगे कर रहा है फिर बॉट वर्ब है, अ पेन, पेन के बारे में बताया गया है। पेन भी एक अपने में क्या है, नाउन है। लेकिन दूसरे वाले में हम क्या देख रहे हैं, राम क्या है हमारा, नाउन है यानी सब्जेक्ट है, और ये भी बॉट यहाँ क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे फिर से उसी नाउन की सेम बात हो रही है, किसकी, पेन की। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग हरी ने एक कलम खरीदा और दूसरे में कह रहा है राम ने भी एक कलम खरीदा। तो यानी राम, हरी ने और राम ने दोनों ने क्या किया, एक कलम खरीदा। तो यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट जो है एक ही प्रकार के कार्य को संपादित कर रहे हैं या सिमिलर नेचर के कार्य को क्या कर रहे हैं, संपादित कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउन नाउन को आपस में मर्ज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, किससे, एंड से। तो हो जाएगा हमारा हरी एंड राम, हरी एंड राम बॉट ए पेन, हरी एंड राम बॉट ए पेन, हरी और राम ने एक कलम खरीदा। तो इस प्रकार हमारे ये दोनों वाक्य क्या हो गए, कंप्लीट हो गए जुड़ के। और हम लोग किससे जोड़े, एंड से। यहाँ राम एक नाउन है, हरी क्या है, एक नाउन है, यानी हम लोग वर्ड को किससे जोड़ दिए, वर्ड से। तो हम लोग दो शब्दों को इसका प्रयोग करके आसानी से जोड़ लिए। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। हम लोग आगे चलते हैं और अगला सेंटेंस लेते हैं। चलो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हाँ सर पूरा अच्छे से बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है, हम लोग सारे बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं और इसको अब अप्लाई करना सीख रहे हैं। अब दूसरा लेते हैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट आल्सो, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट आल्सो। पहले में कह रहा है राम इज प्लेइंग क्रिकेट, कह रहा है राम क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, और दूसरे में कह रहा है मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट आल्सो, कह रहा है मोहन भी क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे राम जो है वह क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है और यहाँ मोहन भी वही सेम काम कर रहा है, यानी क्रिकेट खेलने का। दोनों सब्जेक्ट अलग अलग वाक्यों में सेम काम को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम लोग एंड से नॉर्मली जोड़ सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा राम एंड मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, राम एंड मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब बताइए राम एंड मोहन है तो क्या इसके साथ इज लगेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट मिलके क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, आर। जब दोनों अलग अलग स्थितियों में था तो यह सब्जेक्ट सिंगुलर था, यह सब्जेक्ट भी सिंगुलर था, इसलिए वर्ब सिंगुलर हो गई। लेकिन जब हम लोग दोनों को मिला दिए तो हमारा जो वर्ब लगेगी वह क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। तो हो जाएगा मोहन, राम एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस प्रकार से राम और मोहन क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग इसको क्या कर दिए, सिंथेसाइज कर दिए। यहाँ पहले वर्ड को दूसरे वर्ड से कंजक्शन एंड के द्वारा हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सब लोग ध्यान से सुने अगला एग्जाम्पल। हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, द काउ इज शॉर्ट, द काउ इज शॉर्ट। और दूसरा ले लेते हैं, द
गोट इज आल्सो शॉर्ट। तो यहाँ कह रहा है द काऊ मतलब जो गाय है, इस शॉर्ट मतलब क्या है, छोटी है। छोटी मतलब उस लंबाई में कह लो आप, छोटी है। कह रहा है द गोट इज आल्सो शॉर्ट, और कह रहा है जो बकरी है वह भी लंबाई में क्या है, छोटी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि काऊ के बारे में और गोट के बारे में एक ही प्रकार की विशेषता को प्रकट किया गया है दोनों को। तो हम लोग नॉर्मली इसको जोड़ सकते हैं। लिख क्या देंगे, द काऊ एंड द गोट। आर्टिकल द का प्रयोग दोनों के साथ करेंगे क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट अलग अलग हैं। द काऊ एंड द गोट आर शॉर्ट। द काऊ एंड द गोट आर शॉर्ट। यहाँ पे दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, एंड का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से बात समझ में आ रही होगी कि हम लोग कब और किस प्रकार इस नियम को अप्लाई करेंगे जब एक ही प्रकार की बातों को दोनों दिए गए वाक्यों में प्रदर्शित किया गया हो, लेकिन दोनों के सब्जेक्ट क्या हों, अलग अलग हों, तो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक सेंटेंस और ले लेते हैं हम लोग। सेंटेंस है you completed the lesson. He completed the lesson. I also completed the lesson. I also completed the lesson. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है you completed the lesson मतलब आपने इस अध्याय को पूरा किया। कह रहा he completed the lesson, उसने इस अध्याय को पूरा किया। कह रहा I also completed the lesson, कह रहा मैंने भी इस अध्याय को क्या किया, पूरा किया या पूर्ण किया। हमें इन तीनों को अब सिंथेसाइज करना है और इस किस में कन्वर्ट करना है, एक सिंपल सेंटेंस में। अभी हम लोग दो के ऊपर चर्चा कर लिए। कितने सेंटेंसेज के ऊपर हम लोग चर्चा कर लिए, 2 सेंटेंसेज के ऊपर। ये पहला आया है जिसमें कितने सेंटेंस दिए गए हैं, 3 सेंटेंस दिया गया है। और जब 3 सेंटेंस दिए गए हों तो हमें क्या करना होता है, जो सेम नेचर वाले वर्ड होते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेम नेचर वाला वर्ड कौन है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है। सेम नेचर वाले जो वर्ड होते हैं उनमें 3 वर्ड हैं क्योंकि 3 सेंटेंस है। पहला वर्ड, दूसरा वर्ड और तीसरा वर्ड। अगर 3 वर्ड आ जाएं, 3 सेंटेंस आएंगे तो जनरल सी बात है 3 वर्ड आएगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा, मतलब फ्रेज होगा। अभी हम उसके बारे में भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग नाउन प्रोनाउन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको बातें अच्छे से समझ में आए। तो जो तीनों वर्ड रहेंगे, पहले और दूसरे के बीच में कॉमा लगा देंगे और दूसरे और तीसरे के बीच में क्या लगा देंगे, एंड। तो जब 2 से अधिक सेंटेंस आ जाएंगे, 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर हमें अभी 3 की बात कर रहे हैं, अगर 3 सेंटेंस आ जाएगा तो हमें पहले और दूसरे के बीच में कॉमा लगाना रहेगा शब्दों के बीच में जब जोड़ने जाएंगे, और दूसरे और तीसरे के बीच में क्या लगाना रहेगा, एंड लगाना रहेगा। तो हम लोग इसको लिख देंगे, सबसे पहले यू, फिर ही, और फिर एंड, और फिर आई। पहले हम लोग अलग अलग अर्थ देख लेते हैं। अलग अलग अर्थ से हम लोग समझ गए कि आपने अध्याय को पूरा किया, उसने अध्याय को पूरा किया, मैंने भी अध्याय को पूरा किया। तो हम लोग मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपने, उसने और मैंने अध्याय को क्या किया, पूरा किया। तो हो जाएगा यू, ही एंड आई completed the lesson। You, he and I completed the lesson। कह रहा है कि आपने, उसने और मैंने अध्याय को क्या किया, पूर्ण किया या पूरा किया। और यहाँ हम लोग ग्रामर का एक रूल भी देख रहे हैं, वो आपको प्रोनाउन में पढ़ाया जाएगा जब हम लोग सिंटैक्स पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप जान जाइए, सबसे पहले अगर तीनों प्रकार के जो प्रोनाउन है वह एक ही वाक्य में आ जाए तो सबसे पहले हम लोग सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लिखते हैं, फिर हम लोग थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखते हैं, सबसे लास्ट में हम लोग फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखते हैं। और इसी को हम लोग ग्रामर में 231 रूल कहते हैं, 231 रूल। समझने के लिए सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन सबसे लास्ट में। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखें रूल
231 का तात्पर्य क्या है? 2 बराबर सेकेंड पर्सन, 3 बराबर थर्ड पर्सन और 1 बराबर फर्स्ट पर्सन। चलो कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिख दें जिससे हमें समझ में आए कि आप लोग बातों को अच्छे से समझ गए। और इसका कंप्लीट मीनिंग क्या हो गया? यू ही एंड आई कंप्लीटेड द लेसन। आपने, उसने और मैंने अध्याय को क्या कर लिया? समाप्त कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला नियम, अभी तक जितने सेंटेंसेज बताए गए वो नियम और सेंटेंस अच्छे समझ में आए होंगे। हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, सब लोग इसको करके कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे और दिखाएंगे कि यह किस प्रकार सिंथेसाइज हो सकता है। सेंटेंस है, या आप लोग होमवर्क के रूप में भी ले सकते हैं। सेंटेंस है, सीता sang ए सॉन्ग। सीता sang ए सॉन्ग। दूसरा, अनीता sang ए सॉन्ग आल्सो। अनीता sang ए सॉन्ग आल्सो। सनीता sang ए सॉन्ग आल्सो। करा सीता ने गाना गाया, करा अनीता ने भी एक गाना गाया। अब ये कोई मत सोचेगा गाना दोनों अलग अलग है, सही, दोनों अलग अलग गीत गा सकते हैं, गाना गा सकते हैं, नहीं अभी इतना नहीं सोचना है। अभी आपको सिर्फ इतना देखना है, सीता जो काम परफॉर्म कर रही है वही सेम काम कौन परफॉर्म कर रहा है? अनीता भी परफॉर्म कर रही है। और हम लोग एक की पॉइंट भी देख लेते हैं, अगर जो दिए, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। की पॉइंट ये है कि अगर आपको, या कीवर्ड कर लो, अगर आपको 2 वाक्य दिए गए हों और उनमें से हमेशा 100% की बात भैया नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस में आपको दिखेगा। अगर कोई 2 वाक्य इस प्रकार दिए गए हों जिनमें से किसी एक वाक्य में आपको आल्सो शब्द दिखाई दे, आल्सो शब्द दिखाई दे, यानी इससे ये समझ में आएगा कि पहले ने यही काम किया और दूसरे ने भी वही काम किया, या उसी प्रकार का, उसी नेचर का काम किया। तो की पॉइंट या कीवर्ड के रूप में आप इसको स्टार करके लिख लेंगे कि अगर 2 या 2 से अधिक वाक्य इस प्रकार दिए गए हों कि उनमें से अगर हमें किसी में भी आल्सो शब्द दिखाई दे जाएगा तो हम लोग एकदम डेफिनेट रहेंगे, 100% श्योर रहेंगे कि अगर हमें सिंपल सेंटेंस का निर्माण करने के लिए बोले तो वहाँ पे हम लोग कंजक्शन एंड का प्रयोग कर सकते हैं, या करेंगे ही करेंगे। आप लोग ये बात लिख सकते हैं कि पॉइंट के रूप में आपको आल्सो दिखे तो इस वाले सेंटेंस का चलो हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको कंजक्शन का आज का सेशन अच्छे समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो इसी से आगे बहुत सारे सेंटेंस के ऊपर चर्चा करेंगे और इस नियम को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से नोट्स बना डालिए, कॉपी सब बातें लिख लीजिए अच्छे से। हम लोग आगे फिर देखते हैं इससे आगे की बातें अगले वाली वीडियो में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताते रहें, शेयर करते रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।